नोआखाली नरसंहार के बाद बिहार में हुए मुस्लिम विरोधी दंगे ने पूरे भारत में आग फैला दी थी। अब स्थिति ये हो गई थी कि हर जगह हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे पर शक और नफरत से देखने लगे थे। 25 अक्टूबर से 11 नवंबर 1946 तक हिंसा मुख्य रूप से बिहार के छपरा, सारण, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्रों में फैली, जहां बड़े पैमाने पर मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाया गया। हिंदू भीड़ ने मुस्लिम गांवों पर हमला किया, घर जलाए, लूटपाट की। ये दंगे धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रेरित थे, जहां मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग और कांग्रेस की एकीकृत भारत की नीति के बीच टकराव था। जिन्ना ने बिहार दंगों को अपनी पाकिस्तान की मांग मजबूत करने का हथियार बना लिया था। उसने प्रचारित किया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। लीग ने हर जगह मुस्लिमों को डराया कि कांग्रेस की बहुसंख्यक सरकार में उनका कोई भविष्य नहीं। वही कलकत्ता में दंगों का दौरा कर रहे गांधी ने 5 नवंबर को घोषणा की कि यदि 24 घंटे में हिंसा न रुकी तो वे मृत्यु तक उपवास करेंगे। यह घोषणा राजेंद्र प्रसाद ने रेडियो पर प्रसारित की, जिसके बाद गांधी जी पटना पहुंचे, वहां के गांवों का दौरा किया और हिंदुओं से पश्चाताप करने को कहा। उनके उपवास ने हिंसा कम की। गांधी ने बिहार के हिंदुओं को नोआखली के हिंदुओं की तरह प्रतिशोध न लेने की सलाह दी। लेकिन 1946 के दिसंबर में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दंगे शुरू हो गए थे और फिर पंजाब और बंगाल में नए टकराव होने लगे। ये अब स्थानीय दंगे नहीं रहे, बल्कि एक राष्ट्रीय संकट बन गए थे। 1947 की सर्द जनवरी में भारत का माहौल गर्म था। कराची, जो सिंध का दिल था, वहां जनवरी की शुरुआत में हिंसा भड़क उठी। मुस्लिम भीड़ ने हिंदू बस्तियों पर हमला किया। मालवीय रोड पर घर जले, दुकानें लूटी गईं। बांदर रोड पर हिंदू परिवारों को घेर कर मारा गया। कराची के सड़कों पर लाशें बिछ गईं। लगभग 1100 लोग मारे गए। हजारों हिंदू बैलगाड़ियों और जहाज़ों में सवार होकर अजमेर और बंबई भागे। लेकिन अजमेर पहुंचने पर स्थानीय भी मुस्लिमों और शरणार्थियों में झड़पें हुईं। अब हिंदू मुस्लिम हिंसा की आग इतनी फैल चुकी थी कि अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अगर वे जल्दी सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे तो पूरा देश गृह युद्ध में डूब जाएगा। इसी कारण उन्होंने भारत को जल्दी आज़ाद करने की योजना पर काम तेज कर दिया। 20 फरवरी को लंदन की संसद में एटली ने ऐलान किया, हम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। ये खबर भारत में बिजली की तरह फैली। गांधी दुखी थे क्योंकि उन्हें डर था कि बंटवारा हो सकता है। जिन्ना खुश थे क्योंकि पाकिस्तान का सपना करीब था। नेहरू और पटेल चिंतित थे, क्या भारत टूटेगा? इस बीच पंजाब में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। 2 मार्च को पंजाब की गठबंधन सरकार गिर गई क्योंकि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया। लाहौर में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने तलवार लहराकर कहा, पाकिस्तान नहीं बनेगा। इस एक चिंगारी ने पंजाब को आग में झोंक दिया था। 4-5 मार्च को लाहौर, अमृतसर और रावलपिंडी में दंगे भड़क उठे। मुस्लिम, हिंदू और सिख एक दूसरे पर टूट रहे थे। ये देखते हुए गवर्नर सर एवन जेनकिंस ने पंजाब में गवर्नर रूल लगा दिया, लेकिन हिंसा रुकी नहीं। गांव जल रहे थे, लोग मर रहे थे। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वायसराय बनकर दिल्ली पहुंचे। एक नौसैनिक योद्धा रहे। माउंटबेटन को भारत की गड़बड़ी सुलझाने का जिम्मा मिला था। उन्होंने जिन्ना, नेहरू और सिख नेताओं से मुलाकात की, लेकिन पंजाब में हालात बेकाबू हो रहे थे। माउंटबेटन ने देखा कि एकजुट भारत का सपना टूट रहा है। उन्होंने अपने सलाहकार वीपी मेनन से कहा, हमें तेजी से काम करना होगा वरना सब तबाह हो जाएगा। अप्रैल में माउंटबेटन ने कोशिश की कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को फिर से लागू किया जाए, जिसमें एक ढीला ढाला संघीय भारत प्रस्तावित था, लेकिन जिन्ना ने इसे ठुकरा दिया और नेहरू ने भी कहा, यह भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा।
हमें ये मंजूर नहीं। जिसके बाद मई में माउंटबेटन ने डिकी बर्ड प्लान बनाया, जिसमें प्रांतों को स्वतंत्र चुनने की आज़ादी थी। नेहरू ने इसे भी खारिज कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में दंगे हुए, जहां 1000 से 2000 मुस्लिम मारे गए। हिंसा अब पंजाब और बंगाल से बाहर फैल रही थी। माउंटबेटन ने सोचा, अब विभाजन ही एकमात्र रास्ता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो पर ऐलान किया, भारत 2 देशों में बंटेगा, भारत और पाकिस्तान। पंजाब और बंगाल का धार्मिक आधार पर बंटवारा होगा। सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान में जाएंगे। NWFP और सिलहेट में जनमत संग्रह होगा। 565 रियासतों को भारत या पाकिस्तान चुनना होगा। स्वतंत्रता की तारीख तय हुई 15 अगस्त 1947। जिन्ना खुश थे क्योंकि उन्हें पाकिस्तान मिल रहा था। नेहरू और पटेल ने भी बंटवारे के लिए मंजूरी दे दी थी, क्योंकि हिंसा ने उन्हें मजबूर कर दिया था। लेकिन गांधी चुप थे, क्योंकि उनके लिए यह मां का बंटवारा था। जून में पार्टीशन काउंसिल बनी। पार्टीशन काउंसिल का असली मकसद भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे को व्यवस्थित तरीके से लागू करना था। इसका काम था दोनों देशों की संपत्ति, खजाना, सेना, पुलिस, सरकारी दफ्तर, रेलवे, डाक टेलीग्राफ, उद्योग कारखाने, शिक्षा संस्थान और यहाँ तक कि ब्रिटिश इंडिया के कर्ज तक को बांटना था। यही काउंसिल तय कर रही थी कि रिजर्व बैंक का पैसा फौज, रेलवे, डाक, कारखाने, विश्वविद्यालय कैसे बांटने हैं। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश हुआ। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसे पास किया। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी मंजूरी दी और फिर 2 दिन बाद 18 जुलाई को यह कानून बन गया। इस बिल ने तय किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे। भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन होंगे और ब्रिटिश सम्राट का एम्परर ऑफ इंडिया खिताब खत्म हो जाएगा। उस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे, जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आज़ादी दी गई कि वे चुनें कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना, उनके एकीकरण में काफ़ी विवाद हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। रैडक्लिफ के पास पुराने नक्शे और जनगणना थी। उस आधार पर उसने दोनों देशों की सीमा रेखा तय की। कहा जाता है कि सिरिल रैडक्लिफ के पास समय कम था, इसलिए उसने जल्दबाजी में ये काम किया था, जिसका बाद में विरोध भी हुआ। 25 जुलाई को माउंटबेटन ने रियासतों के राजाओं से मुलाकात की। सरदार पटेल ने जोधपुर, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद जैसी रियासतों को भारत में शामिल करने की रणनीति बनाई। अगस्त की शुरुआत में दिल्ली, लाहौर, ढाका और कोलकाता जैसे शहरों में अफवाहें और तनाव तेजी से बढ़ रहे थे। लोग बेचैनी में थे, कौन हिंदुस्तान में रहेगा और कौन पाकिस्तान जाएगा। ट्रेनें भरी हुई थीं, परिवार अपने घर और खेत छोड़कर निकल रहे थे। 7 अगस्त 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना कराची पहुंचे। उनका स्वागत ज़बरदस्त हुआ। उन्होंने कराची को पाकिस्तान की अस्थायी राजधानी घोषित किया। 10 अगस्त 1947 तक पूरे देश में आज़ादी की तैयारी तेज हो गई थी। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर प्रशासनिक बंटवारा किया जा रहा था। ब्रिटिश अधिकारी और भारतीय नेता अंतिम फैसलों पर काम कर रहे थे। दोनों देशों के झंडों के डिज़ाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा था। हिंदुस्तान के लिए तिरंगा और पाकिस्तान के लिए हरा सफ़ेद झंडा तय हुआ। 12 से 13 अगस्त 1947 में लाखों लोग ट्रेन, बैलगाड़ी, नाव और पैदल यात्रा करके सीमाओं को पार करने लगे। पंजाब और बंगाल में खून खराबा बढ़ गया।
धार्मिक आधार पर हत्याएं और आगजनी तेज हुई। बंगाल में गांधी के उपवास ने हिंसा कम की, लेकिन पूर्वी बंगाल से हिंदू भाग रहे थे। अब वो दिन निकट आ गया था जिसके लिए जिन्ना ने हजारों दंगे करवाए थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। रात 12 बजे कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा में जश्न मनाया गया। जिन्ना ने शपथ ली और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से आज़ाद हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई। पाकिस्तान बनते ही जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान एक इस्लामिक लोकतंत्र होगा। 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे भारत आज़ाद हुआ। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया और सुबह लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। पूरा भारत आज़ादी की खुशी में डूब चुका था। 15 अगस्त की सुबह लोग झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए। गांव शहरों में ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बांटी गईं। लोग एक दूसरे को गले लगाकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। लेकिन इसी खुशी के बीच लाखों हिंदू सिख शरणार्थी अपने घरों से बेघर होकर दिल्ली, पंजाब और उत्तर भारत की ओर भाग रहे थे। कई जगह जश्न और कई जगह मातम एक साथ था। लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से जान बचाकर भारत की ओर भागे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, ढाका जैसे बड़े शहरों में कभी बड़ी संख्या में हिंदू और सिख रहते थे, लेकिन 1947 के बाद उनकी आबादी बहुत तेजी से घट गई। कुल मिलाकर पाकिस्तान में अब हिंदू और सिखों के लिए कोई जगह नहीं बची थी, और जो लोग वहां फंस गए थे उन्होंने भारी भेदभाव और डर के माहौल में जिंदगी बिताई। दूसरी तरफ अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर जैसे इलाकों में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और वहां के मुस्लिम लोग पाकिस्तान की ओर भागने लगे। ट्रेनें तक लाशों की गाड़ियां बन गई थीं। पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों में मुसलमानों को मारकर भेजा जाता और भारत आने वाली ट्रेनों में हिंदू सिखों को मारकर भेजा जाता। इस बंटवारे में केवल पंजाब में लगभग 5 से 6 लाख लोग मारे गए थे और करोड़ों शरणार्थी दोनों ओर विस्थापित हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेवारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकारों के सर पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन दोनों देशों की नई सरकारों के पास हिंसा और अपराध से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध नहीं था। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जानें गईं और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए, कुछ दंगों में तो कुछ यात्रा की मुश्किलों से। विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को मारा और बेघर कर दिया गया, लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहें तो भारत में रह सकें। सीमा रेखाएं तय होने के बाद लगभग 1.45 करोड़ लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें से 78% स्थानांतरण पश्चिम में, मुख्यतया पंजाब में हुआ था। भारत का यह विभाजन 18वीं सदी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में किए गए अनेक विभाजनों में से सबसे भयंकर था।